कि बहुत सही समय आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए कि एक इंश्योरेंस करके एक ऐसा एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जिससे आप अपनी चिंताएं थोड़ी दूर कर सकते हैं, या जिनका आपके पास एक अवेलेबल है उन चिंताओं को मैनेज करने के लिए, राइट। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आई विल शेयर द स्क्रीन। दर्शन, आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो गया कि नहीं हो गया है। दर्शन, स्क्रीन दिख रहा है? दर्शन भाई, दर्शन आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाई यू शुड बाय दी बेसिक इंश्योरेंस कवर। तो आज हम लोग 3 तरीके के जो कवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडिकेटेड है जितने भी आप लोग जो ब्रेड अर्नर हैं, जिनके भरोसे घर गृहस्थी आपकी चलती है या जो बाहर जाके काम करते हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये प्रेजेंटेशन। तो एक अजहर अदीब साहब का एक शेर है कि हमने घर की सलामती के लिए खुद को घर से निकाल रखा है। तो जितने भी लोग अपना घर चलाने के लिए घर से बाहर निकल के काम करते हैं, ये प्रेजेंटेशन उनको डेडिकेटेड है, उन लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एक स्नेक एंड लैडर गेम का एक चित्र दिख रहा होगा, जिसको आप सांप सीढ़ी भी बोलते हैं। आई होप कि बचपन में सभी ने सांप सीढ़ी खेला होगा। तो सांप सीढ़ी का खेल हमारे जीवन से बहुत मिलता जुलता है कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे तरक्की करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिससे हमारी तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है। हम लोग वेल्थ क्रिएशन भी ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे हम संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं, वेल्थ क्रिएट होता रहता है। बट हमारे जीवन में सीढ़ियों के अलावा कई जगह सांप भी आते हैं। तो वो जो सांप आते हैं ना, वो सांप एक ऐसा डंक मारता है कि जिससे हम लोग बहुत पीछे आ जाते हैं हमारे ओवरऑल जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो अगर आप लोगों ने बचपन में सांप सीढ़ी खेला तो आपको याद होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। 99 पे एक ऐसा सांप होता है जो 99 से सीधा आपको नीचे 3 या 4 नंबर पे ले आता है। तो आपको फिर वापस से अपना गेम स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे जो अनफोर्सिन इवेंट्स है, आपको कभी भी मालूम नहीं होता गेट अप डालते समय कि क्या नंबर आने वाला है, कौन सा सांप आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारी लाइफ भी ऐसी, आपको मालूम नहीं है कि आगे चल के क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो अगर एक ऐसी बुरी घटना घटती है तो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है और आप एकदम नीचे आ जाते हैं, राइट। तो जो 97 वाला या 99 वाला सांप आपको 5 नंबर पे लेके आता है, उससे बेटर हम लोग, अगर आप इस तरह से एक इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं तो अगर वो सांप काटेगा तो भी आप 99 से 5 पे नहीं आएंगे, आप 99 से 75 पे आएंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो उस तरह से अगर जितने भी अनफोर्सिन इवेंट्स को मैनेज किया जाए तो आपको नुकसान कम हो सकता है और आप रिलेटिवली एक बेटर सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। तो भी हम सभी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत बात करते हैं कि आज से 20 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए सेविंग करना चाहिए, शादी के लिए सेविंग करना चाहिए, हमारे जो दूसरे ड्रीम्स है उनके लिए सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। ये सब चीजें करने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। अभी ये करते करते क्या चीज गलत हो सकती है, ये क्या चीज ऐसी है जो आपको नुकसान कर सकती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका जो ड्रीम होता है, जो डी फॉर ड्रीम, तो जो एक बड़ा ड्रीम होता है उसको ये 4 डी नुकसान कर सकते हैं। पहला कि डेथ ऑफ द ब्रेड अर्नर। जो हमने बोला कि जो लोग आदमी घर से बाहर निकल के घर गृहस्थी चलाने के लिए काम करते हैं, अगर उसका आकस्मिक डेथ होता है या निधन होता है तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग चौपट हो सकता है। फिर दूसरा है डिजीज। डिजीज मतलब कि अगर किसी को घर में एक क्रिटिकल डिजीज हो गया या कोई भी आजकल का जो एपिडेमिक या पेंडेमिक है वो डिजीज हुआ तो बहुत खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन में होता है, तो भी आपका रिस्क ज्यादा रहता है। कोई भी डिसेबिलिटी होती है कि एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट या ट्रेवल में किसी तरह एक्सीडेंट हो गया, घर पे किसी को चोट लग गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब चीजें भी आपका पूरा प्लान खराब कर सकते हैं। और डिजास्टर, जैसा 2-4 दिन पहले आपने सुना कि कुछ एक कैलेमिटी आया बंगाल साइड पे, उड़ीसा साइड पे, तो बहुत लोगों का जो गाड़ियों का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, घरों में नुकसान हुआ। तो इस तरह के जो इवेंट है कोई भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज से 3 महीना पहले किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि इतना भयानक तूफान आने वाला है और इतना भयानक एक वायरस आने वाला है जो हम सबकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये रिस्क हमारे समय में कभी भी आ सकते हैं, किसी के भी साथ आ सकते हैं। आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं, आप में से कोई भी हाथ खड़ा करके ये नहीं बोल सकता कि यार 4 में से ये चीज मुझे नहीं आएगी। 4 में से कोई भी चीज किसी को कभी भी आ सकती है।
तो हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। कब आएगा मालूम नहीं है, किसको आएगा वो भी नहीं पता, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ डेथ, डिजीज, डिजास्टर, डिसेबिलिटी, ये जितने भी इवेंचुअलिटी है उनके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी इसी के बारे में जैकमा करके साहब है, आपने सुना होगा जैकमा, अलीबाबा, अगर आपने कंपनी सुनी है चाइनीज की, अलीबाबा के जो प्रमोटर है जैकमा, उन्होंने दो चीजें बहुत बढ़िया कही थी, इसलिए हमने ये प्रेजेंटेशन में डाला है। उन्होंने ऐसा बोला कि बाइंग इंश्योरेंस कैन नॉट चेंज योर लाइफ। इंश्योरेंस बाय करने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, बट इट प्रिवेंट्स योर लाइफस्टाइल फ्रॉम बीइंग चेंज। पर आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो चेंज नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। एंड इलनेस कैन वाइप आउट द एंटायर फैमिली सेविंग्स, कि अगर एक भी कोई बीमारी होती है वो पूरे फैमिली को सेविंग्स को खत्म कर सकती है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं लिया है तो। फिर अगली लाइन उन्होंने बोली, यू विल नॉट टर्न बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने से आपका दिवालियापन नहीं होगा, पर अगर आपने नहीं लिया और आपको कुछ हो गया तो ये श्योर है कि फैमिली का एक लेवल का बैंकरप्सी हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, राइट। अभी आज हम लोग जो तीन तरह के इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस, या जिसको आप जीवन बीमा भी बोलते हैं। आप सभी ने LIC के बारे में सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। आपको काफी लोगों ने आके पॉलिसी के बारे में बात किया होगा, उसके फीचर्स बताए होंगे। उसके बारे में कहावत ऐसी है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारी फैमिली के फ्यूचर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की बात करने आता है तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो आपकी फैमिली के फ्यूचर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज आप याद रखिए, मैं लाइफ इंश्योरेंस की जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्योर टर्म प्लान के बारे में। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर टर्म प्लान, राइट। तो प्योर टर्म प्लान अगर आप लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस से आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। अगर किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ होता है ब्रेड अर्नर का, तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली पे आएगा उससे आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। उसके लिए प्योर टर्म प्लान लिया जाता है और वो बेसिक है कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का, राइट। तो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करने आ रहा है तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि आपके पास एक सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर है या नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे बड़ी जो एनोमली है या जो सबसे बड़ी व्यथा है इंडियन कस्टमर की, कि आज हर कस्टमर के पास, जिसके पास भी टू व्हीलर की गाड़ी है या जिसके पास भी एक फोर व्हीलर है, तो उनके पास कंपलसरी एक टू व्हीलर का इंश्योरेंस होगा या उनके पास एक अपनी फोर व्हीलर का इंश्योरेंस होगा। वो क्यों इंश्योरेंस लिया होगा? क्योंकि दो रीजन है। एक रीजन है कि जो भारतीय सरकार ने जो RTO का कानून बनाया है, उस कानून के तहत हर गाड़ी और हर टू व्हीलर का कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो एक कानून बनाया है जिसके डर से हर कोई आदमी इंश्योरेंस परचेज करता है। क्लियर है? तो वो एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हर कस्टमर को एक घबराहट है कि अगर गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी खड़ी है, अगर उसकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, अगर यह गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी चोरी हो गया, तो उसको घबराहट है कि जो गैराज में जो बिल आएगा उसको रिपेयर करने का, वो हो सकता है 1 लाख आएगा या 80,000 आएगा। तो 1 लाख या 80,000 पे करने से अच्छा है कि आप उसका 12-15,000 का एक मोटर का इंश्योरेंस ले लीजिए। तो बहुत सिंपल है, सभी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट समझते हैं, सभी को मालूम है किस तरीके से काम करता है, पर प्रायोरिटीज अलग अलग है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने पिछले कुछ सालों में अपना मोबाइल भी खरीदा होगा। आज वो मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन का वैल्यू कितना होता है? 20,000, 25,000। आईफोन लेते हैं तो 50,000, आईफोन XR 70,000। तो 70-80,000 के भी मोबाइल आते हैं, 20,000 का भी मोबाइल आता है। अगर आपने वो 20,000 का भी मोबाइल लिया है तो भी आप शोरूम से निकलने से पहले सबसे पहले आप उससे क्या पूछते हैं कि भैया ये मोबाइल का इंश्योरेंस कवर है कि नहीं है। मतलब आपको डर है कि कल को अगर ये मोबाइल आपके हाथ से छूट गया, उसका स्क्रीन क्रैक हो गया तो खर्चा कौन देगा? मोबाइल गुम हो गया तो खर्चा कौन देगा? पानी में गया, उसका सॉफ्टवेयर बिगड़ गया तो खर्चा कौन देगा? तो आप घबराते हैं वो नुकसान होने से। तो आपके लिए मोबाइल का इंश्योरेंस जरूरी है, आपके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन शायद आपने खुद ये नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप नहीं रहे, तो आपकी फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस जो आएगा उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है, राइट। तो आई होप कि आप थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू योर मोबाइल इंश्योरेंस, एज कंपेयर टू योर व्हीकल इंश्योरेंस, राइट।
तो अभी कई बार हम कस्टमर से बात करते हैं तो हमको ऐसा पता चलता है कि लोगों के पास एक जो 10 लाख की गाड़ी है, वो 10 लाख की गाड़ी के लिए वो 25,000 का बीमा पे करते हैं या 30,000 का भी बीमा देते हैं लोग। आप में से भी काफी लोग होंगे कि 10 लाख की गाड़ी के लिए 25,000 का हर साल बीमा ले रहे हैं। आपका जो 50 लाख का घर है उसके लिए भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने लोन लिया तो बैंक वाला भी पॉलिसी देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली आप लोग अपनी जो खुद की वैल्यू है उसके बराबर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, आप काफी लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, लेकिन आपके पास पॉलिसी होगी उसके अंदर डेथ कवर जो या सम एश्योर्ड जो रिस्क कवर बोलते हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर आपकी गाड़ी का जो कवर है वो किस हिसाब से निकलता है कि गाड़ी का आईडीवी क्या है, उसकी शोरूम की जो प्राइस होती है उसके हिसाब से आप गाड़ी का कवर लेते हैं। आपके घर का आप इंश्योरेंस कवर कितना लेते हैं, जो घर की स्ट्रक्चर की या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उसके बराबर आप लेते हैं। मोबाइल का इंश्योरेंस आप कितने का लेते हैं, जितने की मोबाइल की कीमत है। लेकिन क्या आप खुद का लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ की वैल्यू के बराबर लेते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने सोचा ही नहीं कि आपकी खुद की ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको खुद की वैल्यू निकाल के उतना कवर लेना चाहिए। अभी हमारे पास कई कस्टमर का ऐसा है कि उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसीज ली है अपने पुराने एडवाइजर से, जिन्होंने उनको 10 लाख रुपए का कवर बेचा है, ये 8 लाख का कवर बेचा है। ये पहले जमाने में 5-5 लाख कवर की भी पॉलिसी आती थी कि अगर डेथ हुआ तो 5 लाख मिलेगा, डेथ नहीं हुआ तो मेच्योरिटी पे 5 लाख मिलेगा। तो वो एक सेपरेट प्लान हुआ। आज हम जो बात कर रहे हैं अभी प्योर टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आपकी जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से कवर लेना चाहिए। और वो मोटर इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है कि अगर आपको कुछ होगा तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो आपको गॉड को थैंक यू बोलने का और पॉलिसी खत्म हो जाएगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमारा पहला जो थॉट प्रोसेस ये है कि आप खुद की वैल्यू निकालिए। और खुद की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, आपके गोल्स क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्चा होने वाला है जो आप पे डिपेंडेंट है, उनकी शादी के लिए खर्चा होने वाला है जो आप पे डिपेंडेंट है, आपका जो घर का जो वैल्यू है वो उसका ईएमआई चलता है वो आप पे डिपेंडेंट है। तो ये सभी चीजों का आप कॉस्ट निकालिए, तो वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जिसके बगैर घर नहीं चल सकता। या जो रूटीन खर्चे हैं वो भी आप अपनी वैल्यू में ऐड कीजिए। तो माई रिक्वेस्ट इज टेक लाइफ इंश्योरेंस ऑन योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ठीक है। दूसरा, अभी तक जितनी भी पॉलिसीज इंडिया में बिकी हैं उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, उसमें ऑन एन एवरेज 10-15 लाख से ज्यादा का एवरेज रिस्क कवर लोगों ने नहीं लिया, तो वो गलत है। आप खुद का वैल्यू निकालिए, उसके हिसाब से आप एक कवर लीजिए, राइट। तो एक और कहावत है, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच लाइफ इंश्योरेंस यू नीड बट हाउ मच योर फैमिली नीड्स इफ यू आर नॉट देयर। आपको कितना चाहिए वो जरूरी नहीं है, आप अपनी फैमिली से चेक कराइए कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनको कितना पैसा चाहिए, जिससे उनकी पूरी लाइफ इसी तरह से स्मूथली निकल जाएगी अगर आप भी नहीं होंगे तो आप जवाब आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, राइट। तो फिर उसमें है कि कई लोग के मन में सवाल है कि यार मुझे अभी कवर क्यों लेना चाहिए, कि मैं अभी तो 30 साल का हूँ या 25 साल का हूँ। तो अभी ये पेंडेमिक में शायद ये सवाल बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि अब सभी को मालूम है कि ये लाइफ कितनी अनसस्टेनेबल है, अनरीजनेबल हो चुका है ये, कि कब किसको क्या होने वाला है, नोबडी इज गोइंग टू प्रेडिक्ट, अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप जितना लेट करेंगे उतना आप रिस्क ज्यादा लेंगे, जितना आप लेट करेंगे उतना हो सकता है कि आपको कोई अगर बीमारी लग गई तो आपको हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा भी नहीं देवे, और जितना आप लेट करेंगे उतना प्रीमियम भी ज्यादा पे करेंगे। मतलब लेट करने के फायदा कुछ नहीं है, 3 नुकसान है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको 3 नुकसान है। पहला नुकसान, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। दूसरा नुकसान, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं मतलब अगर आपको कल को कुछ हो गया तो नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर योर फैमिली। तो पहला रिस्क वो है। दूसरा रिस्क ये है कि मैंने बोला कि अगर आपको आने वाले सालों में कुछ बीमारी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया या कैंसर हो गया, कुछ भी इलनेस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है आपको कवर देने के लिए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को भी एक फिट एंड फाइन बॉडी चाहिए। और तीसरा कि अगर आप लेट करते हैं तो आपका प्रीमियम भी है वो बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि अगर 2 लोग हैं, दोनों को 1 करोड़ का रिस्क कवर चाहिए, एक की उम्र 30 साल है और एक की उम्र 40 साल है, तो जो 30 साल का व्यक्ति है उनको 1 करोड़ का कवर देने के लिए 16,000 रुपए देने पड़ते हैं, लगभग 65 साल की मेच्योरिटी के लिए। और जो 40 साल के युवक हैं उनको भी 1 करोड़ का कवर चाहिए, 65 साल की मेच्योरिटी चाहिए, तो उनको 16,000 के बजाय 27,000 रुपए सालाना देना पड़ता है, राइट। तो इतना आपको ज्यादा पे करना पड़ता है अगर आप ये डिले करते हैं। तो आप सभी लोग सुनते होंगे कि SIP डिले मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट डिले मत कीजिए।
बट आप इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, क्योंकि एसआईपी डिले करेंगे तो थोड़ा रिटर्न कम हो सकता है। आपने इंश्योरेंस डिले किया और अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो फैमिली को बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बाय अर्ली, बाय सफिशिएंटली, दैट इज द मैसेज, राइट। तो ये जो मैंने आपको जो थोड़ा थॉट प्रोसेस दिया, ये मैंने आपको दिया इस चीज पे, लाइफ इंश्योरेंस पे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आप थोड़ा और करेक्ट कर पाएंगे। आप सभी ने जब से ये पेंडेमिक हुआ तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं। एक मैसेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ये लगा था कि एक विंबलडन करके टूर्नामेंट होता है, सभी ने सुना होगा कि लॉन टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें से एक विंबलडन ग्रैंड स्लैम है। तो विंबलडन में क्या हुआ, वो हर साल क्या करते थे, उनका टूर्नामेंट कैंसिल नहीं हो जाए ड्यू टू एनी सच इवेंट, उसके लिए वो इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालते थे। तो हर साल वो $2 मिलियन का एक पॉलिसी परचेज करते थे। $2 मिलियन का प्रीमियम था। तो पिछले 17 साल से वो लोग पॉलिसी ले रहे थे, आज तक कभी भी टूर्नामेंट कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ इवेंट ही नहीं हुआ। तो 17 साल में उन्होंने $34 मिलियन पे कर दिया। तो अभी किसी भी आदमी के लॉजिकली दिमाग में आएगा कि यार हम लोग ये ऐसा खोटा पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग $2 मिलियन पे करते हैं पर कुछ होता नहीं है। 18वें साल में, मतलब 2020 में जो विंबलडन का इवेंट होने वाला था वो कैंसिल हुआ। आप सभी को मालूम है क्यों कैंसिल हुआ, वो रीजन भी मालूम है। अभी जब वो इवेंट कैंसिल हुआ तो इवेंट कैंसिलेशन की पॉलिसी का उनको क्लेम कितना मिला मालूम है, $117 मिलियन। क्लियर। तो जो उनको नुकसान हुआ इवेंट नहीं होने से, जिसके लिए वो 17 साल से प्रीमियम पे कर रहे थे, 18वें साल में आके उनको एडवांटेज मिला और उनका पूरा नुकसान जो हुआ वो भरपाई हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी से, जिसने उनको 34 मिलियन जो 17 साल में प्रीमियम पे किया था उसके सामने $117 मिलियन का हर्जाना पे किया। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये घटना मेरे साथ नहीं घट सकती, ये प्रीमियम पे करना तो मूर्खता है, तो आप एक बार वापस उसको थॉट दीजिए कि ये बहुत जरूरी भी हो सकता है, राइट। तो दर्शन है, मूविंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं लाइफ के बारे में तो वो ले सकते हैं। हाँ सर, मैं मेरे स्क्रीन पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है। अगर आप इजाजत दें तो थोड़े क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला तो लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्लान एकदम सही है, यानी कौन सा प्लान? ओके, तो पहला क्वेश्चन है सर कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्लान बाय करना चाहिए? ठीक है, मैं समझ गया। तो लाइफ इंश्योरेंस कई तरह के प्लान होते हैं। प्योर टर्म प्लान होते हैं, एंडोमेंट होते हैं, मनी बैक होते हैं, पेंशन प्लान होते हैं, ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, यूलिप्स होते हैं। तो हर तरह के प्लान होते हैं। अभी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबसे जरूरी जो प्लान है, जो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, वो लेना चाहिए प्योर टर्म प्लान। अभी प्योर टर्म प्लान आपका एक मोटर इंश्योरेंस जैसा ही है कि अगर आपको कुछ हुआ तो आपको नुकसान की भरपाई होती है, कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी आपको भरपाई नहीं होती, बिकॉज आपने पॉलिसी टर्म में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और ये जो पॉलिसी होता है सबसे सस्ता पॉलिसी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा ये एग्जाम्पल में भी हमको दिख रहा है कि 1 करोड़ की पॉलिसी 30 साल के आदमी को 16-17 हजार में भी मिल जाती है। तो वो अगर किसी आदमी ने 35 साल के लिए पॉलिसी लिया है और 35 साल में कुछ अगर होता है, उसको डेथ होता है, तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो द बेस्ट इंश्योरेंस टू बाय इज प्योर टर्म प्लान विदाउट एनी डाउट। उसके अलावा आप दूसरी पॉलिसीज भी ले सकते हैं, यूलिप्स भी ले सकते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, ट्रेडिशनल पॉलिसीज ले सकते हैं जिसमें गारंटीड आपको पैसा मिलता है, पर वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्लान होते हैं। आज हम लोग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस में द बेस्ट प्रोडक्ट इज प्योर टर्म प्लान। दर्शन, थैंक यू सर। दूसरा एक सवाल कई लोगों ने पूछा है कि आपके हिसाब से कितना सम इंश्योर्ड एक एवरेज कस्टमर को लेना चाहिए? देखिए वो मैंने मेरी स्लाइड में लिया था। हाँ, वो मैंने मेरी स्लाइड में लिया था। देखिए वो आपको एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना चाहिए। अभी किसी का वो वैल्यू 25 लाख हो सकता है, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़ और किसी का 2 करोड़। तो मैंने ये बताया, आप खुद एक कैलकुलेशन कीजिए कि खुदा न खास्ता अगर कल को आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलना चाहिए जिससे उनका बाकी का लाइफ स्मूथली चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आपने कितना होम लोन लिया है, गाड़ी का कितना लोन लिया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या खर्चा होगा, उसकी शादी के लिए क्या खर्चा होगा, हर महीने जो 25,000 रुपए आपका घरेलू खर्चों में जाता है, आने वाले 25 साल के लिए जब तक आप कमा के उनको देने वाले, उसका कितना खर्चा होगा। तो ये सब चीजें मिलाएंगे तो आप एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे पहुंच सकते हैं, जो आप किसी भी एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हर आदमी का अलग वैल्यू होगा।
पर आई थिंक मिनिमम जो आपको लेना चाहिए, जो आपका ईयरली इनकम जो आप कमाते हैं उसका 10 से 15 गुना का मिनिमम एक थंब रूल है, उतना आपको कवर लेना चाहिए दर्शन। यस सर। और एक आगे सवाल है सर कि अगर मुझे बीपी और डायबिटीज है तो क्या मुझे टर्म प्लान मिलेगा? देखिए, जो मैंने मेरे एक प्रेजेंटेशन में बोला कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा चाहती है कि उनके पास ऐसे कस्टमर आए जिनका डेथ का प्रोबेबिलिटी कम हो, मतलब जिनको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं हो। बट अभी ऐसे कुछ प्लान्स हैं जिसमें आपको बीपी और डायबिटीज है तो भी वो लोग आपको पॉलिसी दे देते हैं। डेफिनेटली वो थोड़ा पॉलिसी महंगा होता है और कई कंपनी आपको लोडिंग लगा के भी पॉलिसी देती है, तो ट्राई करने में नुकसान नहीं है कि थोड़ा बहुत बीपी और माइल्ड लेवल का डायबिटीज हो तो पॉलिसी आपको मिल सकता है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। थैंक यू सर। और इस सेगमेंट में सर लास्ट क्वेश्चन एक आया है कि टर्म प्लान में कोई भी मैच्योरिटी नहीं होता है तो मैं क्यों लूं? बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दिया कि मैच्योरिटी नहीं होता है। तो मैंने फिर वही एग्जांपल मैं आपको आपकी टू व्हीलर पॉलिसी का दूंगा या मोटर पॉलिसी का दूंगा। आपने जैसे ही शोरूम से गाड़ी निकला, जो चकाचक गाड़ी आपने शोरूम से लिया, तो गाड़ी शोरूम से निकालने से पहले आपने उसका 16,000 रुपए का सपोज प्रीमियम भर दिया और सपोज वो 10 साल तक आप गाड़ी चलाने वाला है, तो हर साल आप सपोज 15-16 हजार का प्रीमियम पे करने वाले हैं। तो आप अपने 10 साल की गाड़ी में 1.5-2 लाख का प्रीमियम पे करते हैं और अगर 10 साल में आपका कभी भी गाड़ी नहीं ठुका या चोरी नहीं हुआ तो आपको प्रीमियम वापस मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। प्योर टर्म प्लान में ये है कि अगर इवेंट होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, इवेंट नहीं होगा तो आपको भगवान को शुक्रिया करने का कि आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो इसीलिए वो सबसे सस्ता पॉलिसी है टर्म प्लान, जिसमें प्रीमियम कम होते हैं बट आपको मेच्योरिटी तभी मिलता है अगर आपके साथ कुछ घटना घटती है तो। आगे बढ़े दर्शन? हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो हम लोग अभी भी ओपन है, अगर लाइफ के बारे में कुछ और क्वेश्चंस है तो। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो ये है कि कौन सी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है। तो हर कंपनी का टर्म प्लान आता है। आप अगर हमारे किसी एडवाइजर के साथ एसोसिएटेड है तो आप आईब्रू का, एचडीएफसी का, टाटा का, किसी का भी टर्म प्लान ले सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट माई टीम, वो आपसे टच में रहेंगे। हर कंपनी का टर्म प्लान आता है, हर कंपनी के दूसरे प्लान भी आते हैं। आप अपने हिसाब से एडवाइजर से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये मूवी का पोस्टर दिख रहा होगा। ये स्क्रीन मूवी का नाम था तारा रंपम। आई होप काफी लोगों ने देखा होगा। तो ये स्टोरी बहुत सिंपल थी कि एक 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, 2 बच्चे, 2 माता पिता की, 4 लोगों की एक हैप्पी फैमिली की स्टोरी थी कि जिसमें बहुत खुशियां थी, सब कुछ सुपरसोनिक चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। पर एक दिन अनफॉर्चुनेटली जो मेन ब्रेड अर्नर है सैफ अली खान इस मूवी में, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो काम करने लायक नहीं बचे थे और उनके हॉस्पिटलाइजेशन पे भी बहुत खर्चा हुआ था। और जो फैमिली जो एकदम 5 स्टार फैसिलिटी लग्जरी में रहती थी वो सीधा एक सिंगल बेडरूम पे आ गए थे और बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये मूवी से काफी चीजें रिलेट हो सकती हैं कि ऐसे घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। तो अभी मैं जो मेरा फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ वो भी लाइफ इंश्योरेंस से ऐसे ऑप्शन पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे कस्टमर का डेथ नहीं होता है लेकिन उसके खर्चे बढ़ जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के और डिसेबिलिटी के। तो हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ये पेंडेमिक में तो आपको मालूम है कि बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है। पर उसके अलावा बाकी भी बहुत सर्जरीज और इवेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं इंडिया में। कुछ स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हैं, फटाफट मैं रन थ्रू कर देता हूँ कि हर साल इंडिया में लाखों हार्ट सर्जरी होती है। 5 करोड़ लोग को डायबिटिक है। इंडिया, भारत वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल कहलाया जाता है। 3 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं। 2 करोड़ लोगों को नी का प्रॉब्लम था 3 साल पहले। हर साल लाखों नी रिप्लेसमेंट होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट होते हैं। तो ये सभी इतने सारे सर्जरी और प्रोसीजर्स और इतने सारे एक्सीडेंट की जो ट्रीटमेंट है ये हॉस्पिटल्स में चलते रहते हैं। तो इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी के साथ है, अमीर आदमी, गरीब आदमी, इलनेस किसी में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखता है। तो भले बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ऋतिक रोशन, युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अभी आपने इरफान खान, मुमताज, ऋषि कपूर आप जानते हैं, अनुराग बासु, ये जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं ये सब लोग हॉस्पिटलाइजेशन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और लाखों रुपए खर्चा किया है। तो इन्होंने शायद बहुत ज्यादा खर्चा किया होगा। पर रिटेल आदमी भी कभी भी कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ तो ये इन लोगों का तो लाइफस्टाइल ए ग्रेड है तो भी इनको हॉस्पिटल के चक्कर में जाना पड़ा।
पर मिडिल क्लास आदमी जो इतना ए ग्रेड लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी हॉस्पिटल के इशू रहते हैं, तो एक बड़ा खर्चा हो सकता है, और ये खर्चा लाखों में हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। कैंसर के पेशेंट हर साल लाखों की कैपेसिटी में बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ने वाले हैं। और कैंसर के पेशेंट ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में होते हैं, यंग लोगों को भी कैंसर का एक्सपेंसेस होता है। और अभी जो कोविड का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें आप लोग काफी आर्टिकल सुनते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि पहले तो भारतीय सरकार उनका खर्चा ले रही थी, पर अभी प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन में भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के हॉस्पिटल के क्लेम्स आ रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है कोविड रिलेटेड भी। तो ये सब खर्चा 8-8, 10-10 लाख का हो, उससे बचने के लिए क्या तरीका है? उसका तरीका है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो नीचे तबके के जो 10 करोड़ लोग हैं, उनको भारतीय सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में दिया हुआ है। आप में से कुछ लोगों को आपके एम्प्लॉयर्स ने भी शायद दिया होगा वो पॉलिसी, पर काफी सारे लोग हैं जिनको ना तो भारतीय सरकार से मिल रहा है क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और काफी सारे लोग हैं जिनके एम्प्लॉयर्स ने नहीं दिया या वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड है, तो उनके लिए इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज हर कंपनी की अवेलेबल है। तो आप वो पॉलिसी खुद के लिए भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान्स भी ले सकते हैं पूरी फैमिली के लिए, और अपने पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन प्लान्स भी ले सकते हैं। तो काफी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स आते हैं। अभी आपका सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज कवर होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवर होता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है और आप किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं। हॉस्पिटल में जाने से 60 दिन पहले के जो खर्चे होते हैं, जिनको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है, कि एक्सरे के, एमआरआई के, दवाइयों के, ब्लड टेस्ट के, मेडिकल टेस्ट के, और हॉस्पिटल से आने के 60 दिन बाद के जो खर्चे होते हैं वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। वापस आपने कुछ रिपोर्ट निकाला, मेडिसिन ली, मेडिसिन के बिल्स, आईसीयू का बिल, आपका केमिस्ट के बिल, ये सभी खर्चे जो आपके इलनेस से रिलेटेड है, जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, उससे पहले और उसके बाद में जो हुए, प्रोवाइडेड आपका 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन स्टे है, तो ये सभी खर्चे आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं, राइट? तो किसी ने बहुत सही कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपका वेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर? कि अगर आपको अपनी वेल्थ बचानी है तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा इन टाइम्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। अभी एक सिंपल एग्जांपल कि सपोज आप एक एसआईपी कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो एसआईपी का आज वैल्यू हो गया सपोज 5 लाख रुपए, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास आपकी फैमिली में कुछ ऐसा घटना हुआ कि जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसके लिए अगर आपको 3-4 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो आप सबसे पहले वो एसआईपी ब्रेक करेंगे या आप अपनी कोई एफडी ब्रेक करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि अब सभी को मालूम है कि हेल्थ के एक्सपेंसेस कभी भी हो सकते हैं, उससे बेटर है कि आप अपने लिए और या फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का कॉम्प्रिहेंसिव एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जिसको आप हर साल रिन्यू कर सकते हैं। हर साल आप 5 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम उसमें से कवर कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो, राइट? आई होप दिस इज क्लियर कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि जैसे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज सभी आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकता है? आपका लाइफस्टाइल ठीक रखने से, खान पान ठीक रखने से, प्राणायाम करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, पर आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो खराब नहीं हो जाए किसी हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, तो वो इकोनॉमिक हेल्थ को सस्टेन करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका एक बैकअप प्लान है, कोई भी आगे चल के आपको इशू आने वाली लाइफ में हो उसके लिए बैकअप प्लान है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस आप आज के लिए नहीं ले रहे, आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ले रहे हैं। सपोज टुडे यू आर 30 इयर्स, तो आने वाले 80 साल की उम्र अगर मैं एज्यूम करूं, तो आने वाले 50 साल तक आप हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हर साल इसको क्लेम करते हुए आ रहे हैं, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें लाइफ इंश्योरेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक डिस्कशन का होना चाहिए वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का लेना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड दर्शन जी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर बिल्कुल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है और लोगों की क्वेरी कोरोना के लिए भी है कि अभी जो पैंडेमिक फैला हुआ है तो अपने हिसाब से कितना मेडिक्लेम लेना चाहिए? देखिए मेडिक्लेम के बारे में कोई भी फॉर्मूला नहीं है,
अगर आप जितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उतना लीजिए। पर हमारे पास जो डेटा आता है उससे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कस्टमर के पास अभी भी 2 लाख 3 लाख रुपए की वो पॉलिसीज हैं। तो अगर आप देखें कि मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 12-13% से बढ़ रहा है, मतलब दवाइयों के खर्चे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स के खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर वो खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। बट मेरा मानना ऐसा है कि 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की जो फैमिली है उसमें ऑन एन एवरेज 5 लाख टू 10 लाख का तो बेसिक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होना चाहिए। दैट इज द लीस्ट यू शुड प्लान, बिकॉज आप आज के लिए नहीं लेने वाले, आप आने वाले सालों के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये हो कि मैं 10 साल के बाद कवर बढ़ा लूंगा तो आप बढ़ा सकते हैं 10 साल के बाद, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट उसमें रिस्क क्या होगा कि खुदा ना खास्ता अगर 10 साल के दौरान अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट इलनेस हो गया, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कैंसर या कोई भी क्रिटिकल इलनेस, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है, क्योंकि हर कंपनी आपसे प्रपोजल फॉर्म में पूछेगी कि आपको कोई ट्रीटमेंट ले तो नहीं रहे हैं या कोई इलनेस तो नहीं है। तो जो भी आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसमें सच लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ बीमारी है, आपने उसमें लिखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर सकती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जिस दिन आप फिट एंड फाइन है उसी दिन आप एक ऑप्टिमम हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ले सकते हैं। पर बेसिक जो मिनिमम है वो 5 लाख रुपीज का फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो हर कंपनी में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, तो धीरे धीरे उसमें आपका कवर भी बढ़ सकता है। उसके अलावा 5 लाख के ऊपर आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं, 5 लाख को 10 लाख कर सकते हैं थोड़े बहुत प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके, तो वो सब प्लानिंग कर सकते हैं। बट लीस्ट इज टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव 5 लाख रुपीज फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। उसके ऊपर आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं लीजिए, पर लीजिए जरूर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन। ठीक है। सर, दूसरा सवाल आया है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम चाहिए, लेकिन उनको प्री एग्जिस्टिंग बीमारी भी है, तो कोई इंश्योरेंस देगा उनको मेडिक्लेम? हाँ देखिए, पेरेंट्स के लिए भी कुछ प्लान्स आते हैं, 3-4 कंपनी के प्लान्स हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए हैं। और वो जो पॉलिसी में आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो भी आपको कवर मिल जाता है। उसमें कोपे करके ऑप्शन आता है। कोपे मतलब कि अगर 100 रुपए का खर्चा हुआ तो 70-80 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, 20-30 रुपए आपको पे करना पड़ता है। वो ऑप्शन के साथ आप सीनियर सिटीजन प्लान्स भी अवेलेबल है। एक स्टार हेल्थ का रेड कारपेट प्लान है, ऑप्टिमा, रिस्टोर, अपोलो का भी एक प्लान है। हर कंपनी में सीनियर सिटीजन के लिए भी प्लान है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। और कोपे फैसिलिटी के साथ इट इज पॉसिबल। तो देयर आर प्लान्स अवेलेबल इन ऑल द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर सीनियर सिटीजन्स आल्सो। दर्शन। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन आया है कि सुपर टॉपअप के बारे में थोड़ा आप समझाएंगे? देखिए, सुपर टॉपअप ऐसा है कि सभी के पास एक बेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। आप खुद का आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर आपके एम्प्लॉयर ने भी आपको सपोज एक 3 लाख रुपए का पॉलिसी दिया है जिसका प्रीमियम आपकी कंपनी पे करती है, वो 3 लाख या 5 लाख के बेस पॉलिसी के ऊपर आप अपना एक सुपर टॉपअप ले सकते हैं, जिससे आपका रिस्क कवर बढ़ जाता है। और वो पॉलिसी ट्रिगर तब होता है जब आपका बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब अगर आपने एक 5 लाख का आपके पास एक बेस पॉलिसी है और आपने 5 लाख का सुपर टॉपअप ले लिया, तो जो 5 लाख तक के खर्चे तो बेस पॉलिसी से होंगे, 5 लाख के ऊपर जब भी खर्चा होगा तभी ये सुपर टॉपअप ट्रिगर होगा। तो ये बहुत सस्ता मैकेनिज्म है आपके ओवरऑल रिस्क कवर या सम एश्योर्ड को बढ़ाने के लिए। तो सुपर टॉपअप इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन अगर आप अपना रिस्क कवर बढ़ाना चाहते हैं आपकी पुरानी पॉलिसी को डिस्टर्ब किए बगैर। दर्शन। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वही आदमी समझ सकता है मेरे हिसाब से जिसने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं या किसी रिलेटिव को मिलने गया है और उसने देखा है कि क्या खर्चे वहाँ पे होते हैं। तो उसको एग्जाम्पल को रिलेट करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले आपको जो एयर होस्टेस होती है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती है कि आपका सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपके ऑक्सीजन के मास्क यहाँ से गिरेंगे, आपके सीट के नीचे एक इमरजेंसी बेल्ट है एंड ऑल द स्टफ। तो हर फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अभी आप कई लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो यार ये तो सुना हुआ है, लाइटली लेते हैं। पर वो जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसका महत्व कब मालूम पड़ता है जब किसी के साथ एक्चुअली वो घटना घटने वाली है। वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट
अगर वो कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि अगर आपको सीट बेल्ट नहीं लगाया था आपने, या ऑक्सीजन मास्क आपने यूज नहीं किया, या आपने इमरजेंसी विंडो यूज नहीं किया, देन ओनली यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स। तो अगर आपके एडवाइजर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं तो हो सकता है आज आपको काम नहीं लगेंगी, पर गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 30, 40, 50 साल में वो कभी भी चीज आपको काम आ सकती है। तो प्लीज टेक ऑल दिस थिंग्स वेरी सीरियसली, बिकॉज ये हर चीज इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डिस्कशंस आज हम लोग कर रहे हैं ऑन एनी ऑफ द रिटेल हेल्थ प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने बात किया, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात किया। अभी एक वापस मैं उसी पोस्टर पे आता हूँ जिससे हमने हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की थी, कि ये पोस्टर में हुआ क्या था कि उसका डेथ भी नहीं हुआ था, हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े दिन के लिए हुआ था, और उसका जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसको डिसेबिलिटी हुआ था। तो एक तीसरी पॉलिसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, कि जैसे जो हमने पहले बात किया टर्म प्लान का, तो टर्म प्लान में क्लेम कब मिलता है? जब डेथ होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कब मिलता है? जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है। पर्सनल एक्सीडेंट एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है, उसमें क्लेम कब मिलता है? अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो अगर आपका डिसेबिलिटी हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, कि आपके एक टांग चला गया, या दोनों टांग चले गए, दोनों हाथ चले गए, या आप टेम्परेरी डिसेबल हो गए कि आप 3 महीने तक ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो जितने भी वो नुकसान जो होते हैं एक्सीडेंट के द्वारा, और एक्सीडेंट के द्वारा अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल बढ़ा, आपके बच्चों की एजुकेशन की फीस आप नहीं पे कर पा रहे हैं, या आपके घर की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने भी ये नुकसान आपको होते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, उनकी भरपाई के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आता है। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती लगती हैं, पर तीनों अलग है। कि टर्म प्लान कब क्या पे करता है? अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होगा या नेचुरल डेथ होगा। हॉस्पिटलाइजेशन कब होता है? कि अगर आपको बीमारी हुई या आपका एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से जो हॉस्पिटल के खर्चे हुए वो हेल्थ पॉलिसी क्लेम करता है। और अगर आपका नेचुरल डेथ नहीं, एक्सीडेंटल डेथ हुआ, ये एक्सीडेंट की वजह से जो डिसेबिलिटी हुआ, वो सभी चीजें पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे करती है। तो ये तीनों पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊपर जो एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, वो फैमिली में अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से अगर उनको 3 महीने तक आदमी ऑफिस नहीं जा पा रहा था, या उसका कुछ भी डिसेबिलिटी परमानेंट हो गया, तो वो जितने भी नुकसान है, भले आप हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, पर आपको जो नुकसान हो रहा है वो सभी नुकसान भी पीए पॉलिसी से आपको पे किए जा सकते हैं। क्लियर? तो एक्सीडेंट के बारे में तो आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत बुरा सिचुएशन है रोड एक्सीडेंट का। हर मिनट में एक्सीडेंट होता है और हर चौथे मिनट में डेथ होता है। 1400 एक्सीडेंट हर दिन होते हैं इंडियन रोड्स पे। रोड अच्छी होती है तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोड बुरी होती है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होते हैं। अच्छी रोड है तो आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो भी आप सुनते होंगे कि ये हाईवे पे आज एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ। और ये एक्सीडेंट जो है वो छोटे शहर या बड़े शहर में नहीं, हर तरह के शहरों में एक्सीडेंट है। तो ये एक ऐसा इवेंट है कि जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। आप हो सकता है कि बहुत प्रेम से, शांति से, कंट्रोल में, डिसिप्लिन से अपनी गाड़ी चलाते हैं, पर दूसरा वाला अगर इतना डिसिप्लिन नहीं है तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो हमको जो नुकसान होने वाला है खुद के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा, उसके लिए जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी दो पॉलिसी हमने बात की है, राइट। उसके अलावा एक चौथा पॉलिसी है जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कहलाता है। उसके बारे में भी मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होता है सर। जी 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 दर्शन बोलिए। हेलो, कुछ क्वेश्चन है? ये एक क्वेश्चन आया है। हाँ बोलिए। ये पे एक क्वेश्चन है कि पर्सनल एक्सीडेंट राइडर ये टर्म पॉलिसी के साथ भी मिलता है, तो आपके हिसाब से टर्म पॉलिसी के साथ या राइडर लेना चाहिए या ये पॉलिसी लेनी चाहिए? देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट का जो राइडर टर्म पॉलिसीज के साथ आता है, वो काफी पॉलिसीज में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का राइडर आता है या परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता रहता है। पर अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पीए पॉलिसी लेते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी के अलावा टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी आता है। कि टेम्परेरी मतलब आप 3 महीने के लिए काम पे नहीं जा पा रहे, तो आपका जो लॉस ऑफ जॉब है वो भी इसमें कवर होता है। आपके बच्चों की ईएमआई, पढ़ाई का जो खर्चा है या ईएमआई है, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पीए पॉलिसी से कवर होते हैं। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि आप वो राइडर भी ले सकते हैं, उसमें भी डेथ और डिसेबिलिटी अटैच होता है, लेकिन ये पॉलिसी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें आपको ज्यादा एडवांटेजेस और कवरेज ज्यादा मिलता है। दर्शन
ठीक दर्शन है, ठीक है। और एक दो लोगों का सवाल ऐसा भी है कि भाई अगर मैं मर गया तो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। एक दो लोगों का ये भी सवाल है कि अगर नेचुरल डेथ हुआ तो पीए पॉलिसी में से पैसा मिलेगा कि नहीं? नहीं, नेचुरल डेथ में जो पैसा है वो सिर्फ टर्म प्लान से मिलेगा। पीए पॉलिसी में जो पैसा मिलता है अगर आपका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ है तो मिलेगा। एक्सीडेंट मतलब कोई भी रोड एक्सीडेंट या इवन जो स्नेक बाइट होता है, जो सांप काटने से या कुत्ता काटने से भी अगर ऐसा हुआ तो स्नेक बाइट्स इज आल्सो कवर्ड अंडर एक्सीडेंट। तो इसका काफी ब्रॉड मीनिंग होता है, बट नेचुरल डेथ इज नॉट कवर्ड इन पीए पॉलिसी। दर्शन जी आगे चले। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ तो जी, तो उसके अलावा एक और पॉलिसी है। तो ऊपर वाली 3 पॉलिसीज तो बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक क्रिटिकल इलनेस करके भी पॉलिसी आती है, तो इसको हम लोग एक बेनिफिट पॉलिसी बोलते हैं। जैसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि क्रिटिकल इलनेस मतलब कोई भी बीमारी जो बहुत क्रिटिकल होती है। फॉर एग्जाम्पल किडनी फेलियर है या कैंसर है या आपका लंग से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो जो बहुत क्रिटिकल बीमारी होती है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो ऐसी बीमारियों के लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अलग से भी आता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपने सपोज एक 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस का पॉलिसी लिया है, तो जैसे ही आपको डायग्नोज होता है और आप 7 दिन तक जीवित रहते हैं, या कई पॉलिसीज में 24 आवर्स का भी टाइम रहता है। अगर आपको डायग्नोज हुआ है बीमारी, तो अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए दे देते से भी यूज करना चाहे कर सकते हैं और आपका पॉलिसी खत्म हो जाता है। तो मेडिक्लेम में तो क्या है कि जितना हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है उतना ही पेमेंट होता है और वो आप हर साल रिन्यू करके हर साल क्लेम ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में आप हर साल रिन्यू कर सकते हैं, पर एक बार आपने क्लेम लिया तो वो पॉलिसी बंद हो जाता है, और अगर जितने की पॉलिसी आपको पूरा पैसा वो सम एश्योर्ड जितना वापस मिल जाता है। क्लियर? तो इंडिया में जो लेडीज के जो ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज हैं उसके लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बहुत लॉजिकल है। कुछ कैंसर की पॉलिसीज भी आती हैं, हार्ट की पॉलिसीज भी आती हैं, तो ये पॉलिसीज भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिस शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर प्लान। बट मेडिक्लेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज ले सकते हैं, जो सिर्फ क्रिटिकल डिजीज के लिए ही आप यूज कर सकते हैं और पूरा सम एश्योर्ड उसमें एक ही बार में लेके पॉलिसी खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हुआ। तो ये डिजीज जो कैंसर, किडनी फेलियर, बर्न्स है, CABG है, कोमा है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, हार्ट सर्जरी है, ये सभी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में आते हैं, राइट? तो एक बेनिफिट पॉलिसी होता है, और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको सपोज आपके पास एक मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और आपके पास एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी है, अगर आपको कैंसर हुआ और आपने 10 लाख का क्रिटिकल पॉलिसी लिया है तो आपको 10 लाख रुपए यहाँ से भी मिल जाएगा, और अगर आपने जो मेडिक्लेम की पॉलिसी लिया वहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा हुआ, कीमोथेरेपी वगैरह का 2-3 लाख रुपए, तो वो भी मिल जाएगा। तो आपको दोनों जगह से क्लेम मिल जाता है अगर आपने मेडिक्लेम और क्रिटिकल दोनों पॉलिसी लिया हुआ है तो, राइट? तो दिस इज दिस। तो हमने जो आज डिस्कशन किया, हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, संपूर्ण सुरक्षा बोलते हैं, कि जिसमें हम चाहते हैं कि अभी कौन सा पॉलिसी आपको कब ट्रिगर होगा वो आपको मालूम नहीं है। अगर किसी का अनटाइमली डेथ हुआ तो टर्म प्लान ट्रिगर हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगा, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ कोई भी बीमारी से या कोई भी इवेंट से तो हेल्थ पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगा, किसी को क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हुआ तो क्रिटिकल पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगा, अगर आपकी मोटर का नुकसान होता है तो मोटर पॉलिसी ट्रिगर होता है, अगर आपने होम इंश्योरेंस लिया है तो नेवर नो ये कौन सा इवेंट आपके साथ कब घटने वाला है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो सजेशन या एडवाइस यही है कि अगर आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं ये सभी प्लान आपके ओवरऑल प्रोटेक्शन प्लान में आने चाहिए, जो संपूर्ण सुरक्षा हम लोग बोलते हैं। और आपको प्रे तो यही करना चाहिए कि इसमें से कोई भी नुकसान आपको ट्रिगर नहीं हो, तो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। अगर कुछ होता है तो यू हैव अ बैकअप प्लान इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस विच यू कैन यूटिलाइज। तो अभी पीछे एक न्यूज़पेपर में भी मैं एक हेडिंग पढ़ रहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान ये पहले 3 जरूरी चीजें थी। अभी जो नया एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा सैनिटाइजर जरूरी हो गया है, मास्क जरूरी हो गया है और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हो गया है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, मास्क, ग्लव्स और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी चीजें जरूरी है। अभी आपने मास्क डाला है, ग्लव्स डाला है, उसके बाद भी हो सकता है कुछ रिस्क हो, तो वो रिस्क को और प्रोटेक्ट करने के लिए
you have these solutions available with you, right? So Darshan, any questions we have? We have still 10 minutes left. नहीं सर, एक आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आप टर्म प्लान के बारे में बताया, मेडिक्लेम के बारे में, सुपर टॉपअप के बारे में बताया जो अच्छा है, और पीए पॉलिसी के बारे में भी बताया कि वो लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस इज आल्सो एन एसेंशियल पॉलिसी, लेकिन इस सब का खर्चा कितना आएगा? यानी एक संपूर्ण सुरक्षा अगर एक कस्टमर लेना चाहता है तो व्हाट इज द टेंटेटिव एक्सपेंस और द बजट? ओके, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये स्लाइड बनाया था, लेट मी ट्राई टू। हाँ, देखिए ये एक हमने किसी के लिए बनाया था, तो मैं 2 मिनट इस पे लेता हूँ। अभी हमने क्या किया, एक सैंपल प्रीमियम निकाला है कि सपोज किसी का 35 का एज है किसी कस्टमर का, और उनके घर में 4 लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 2+2 जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं, और वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, मतलब ही इज नॉट अ टबैको यूजर, और उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी नहीं है, और सपोज उनका सालाना 5 लाख का इनकम है, तो उनके लिए क्या क्या प्लान सजेस्टेड है और उनका रफली क्या प्रीमियम आता है वो हम लोग बात करते हैं। तो जैसा सबसे पहले हमने बोला कि टर्म प्लान जरूरी है। सपोज उनको लगता है कि वो 65 की एज तक कमाने वाले हैं, तो 65 की एज तक वो टर्म प्लान ले सकते हैं। एक एग्जांपल है कि कोटक का, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, एक एग्जांपल है, आप आई प्रो, टाटा, एचडीएफसी, बजाज, कोटक, कोई भी कंपनी का प्लान ले सकते हैं। तो कोटक का जो ई टर्म पॉलिसी है, 65 की एज तक 50 लाख का रिस्क कवर उनको 7,400 रुपए में मिल जाता है आज की रेट में। ठीक है, अभी वो थोड़ा प्रीमियम शायद बढ़ने वाला है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि अभी काफी कंपनी के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस में अगर उनको लेना है, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक 5 लाख का 4 लोगों का जो पॉलिसी है वो 13,600 रुपए में मिल सकता है। उसके अलावा 5 लाख का एक सुपर टॉपअप जिससे उनका टोटल कवर 10 लाख का हो जाएगा, वो उनको 2200 रुपए में मिल सकता है। और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वो लेते हैं जिसमें उनका डेथ कवर भी है 50,000 का, और टीपीडी भी है, और 10,000 रुपए उनको वीकली कॉम्पेंसेशन मिल सकता है टीटीडी का, तो उसके लिए उनको 2-3 हजार का प्रीमियम आएगा। और होम इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको लगभग 1,500-2,000 में मिल जाता है। तो आप देखेंगे, तो अगर 35 एज का कोई कस्टमर है, 2+2 है, और एकदम बेसिक एक कवर लेता है, तो उनको लगभग 30-35 हजार में आपका ये पूरा का पूरा कवर आप कर सकते हैं। इसमें 50 लाख का टर्म प्लान, 5 लाख का हेल्थ, 5 लाख का टॉपअप और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये 4-5 बेसिक कवर अगर आप लेना चाहें तो 30-35 हजार में। और अगर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा प्लान लेते हैं तो लगभग 40,000 रुपए सालाना में, मतलब 3,500 या 3,500 रुपए महीने के एक्सपेंस में आपको ये सभी चीजें आप कवर कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे और आपकी हेल्थ पे। तो कोई भी ऐसा पिन पॉइंट करना मुश्किल है, आप किसी भी एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको ये प्लान्स मिल जाते हैं। दर्शन जी, तो जिस तरह से आप एक SIP करते हैं हर महीने, सपोज आप एक 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसी तरह से 2-3 हजार रुपए महीने का आप ये सब प्लान्स में पैसा डाल के अपना प्लानिंग कर सकते हैं वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसीज के द्वारा। दर्शन जी, ओके सर, थैंक यू। देयर आर नो मोर फर्दर क्वेश्चंस।